हेलो गाइस, कैसे हो? 7 नवंबर और आज फिर से जो है अल्टरनेट, बस एक छह तो छोड़ के सात को फिर से एक हार्ड क्वेश्चन आ गया है जो कि है मैक्सिमाइज द मिनिमम पावर्ड सिटी। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे स्टेशंस। ओके, तो हमें स्टेशंस दिए हुए हैं ऑफ लेंथ n, where stations I represent the number of power stations in the ith cities. So के n cities हैं, हर city में certain number of power stations है, ठीक है? Each power station can provide power to every city in a fixed range. In other words, if the range is denoted by R, then the power station at city I can provide power to all the cities such that I minus j का mod is less than equal to R and 0 is less than equal to ओके। सो इस स्टेटमेंट का कुछ नहीं मतलब है, इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर मान लो बहुत सारी सिटीज है और मेरे को एक आर की वैल्यू दी है, ठीक है? ये मेरी 1 2 3 4 5 6 7 सिटीज है और मेरे से बोला है कि मेरे आर की वैल्यू जो है आर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर मैं किसी भी रैंडम सिटी पे जाऊं, जैसे मैं इस सिटी पे गया, तो इस सिटी से, ठीक है, मैं जा सकता हूं दो पीछे वाली सिटीज तक और दो आगे वाली सिटीज तक। तो बेसिकली अगर इन सिटीज के पास अपने पावर स्टेशन नहीं भी हैं, तब भी मेरी ये वाली सिटी जो है रेंज 2 तक, मतलब अपने से दो आगे और दो पीछे तक जो है पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकती है। अगर मान लो कि इनके पास ऑलरेडी अपने पावर स्टेशन भी हैं, उस केस में क्या होने वाला है? उस केस में जो पावर है वो सिंपली ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी मतलब क्या? इसके पास तीन थे, इसके पास चार थे। मैं केवल अभी इन दोनों का एग्जांपल या इन चार पांच का दे देता हूँ। तीन चार, इसके पास पांच थे, इसके पास अगेन तीन थे, इसके पास दो थे। और मैंने बोला कि रेंज है 2। तो बहुत सिंपली क्या हो रहा है कि अपने जो है पावर्स को ये लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये 3 है, ठीक है, और रेंज 2 के साथ है, तो इसमें भी +3 हो जाएगा और इसमें भी +3 हो जाएगा। इससे पीछे वाले दोनों में भी +3 हो जाएगा। ये 4 था, तो इससे आगे 2 रेंज में इसमें भी +4 हो जाएगा, इसमें भी +4 हो जाएगा, इसके पीछे वाले दो में इनमें भी +4 हो जाएगा, इसमें भी +4 हो जाएगा, ठीक है? ये 5 है, तो इन दोनों में जो है +5 हो जाएगा, इन दोनों में +5 हो जाएगा। 3 है, अब इस साइड एक ही है तो इसमें +3, इस साइड के दो में +3, अगेन 2 है, तो इस साइड तो कुछ है नहीं राइट साइड, तो इसके लेफ्ट वाले दोनों में +3 हो जाएगा। तो ये मतलब है किस चीज का, कि एक सर्टेन रेंज तक जो है पावर्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो रेंज के लिए आर दिया हुआ है, उसके अलावा क्या दिया हुआ है? नोट दैट मॉड एक्स डिनोट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है? तो वो वही बता रहा है कि आगे साइड और पीछे साइड दोनों साइड पावर शेयर हो सकती है, ना केवल लेफ्ट ना केवल राइट, दोनों साइड। द पावर ऑफ अ सिटी इज द टोटल नंबर ऑफ पावर स्टेशंस इट इज बीइंग प्रोवाइडेड पावर फ्रॉम। यानी कि अब एक सिटी में पावर खुद की भी आ रही है, अपने लेफ्ट वाले भी कुछ एलिमेंट से आ रही है, अपने राइट वाले कुछ स्टेशन से भी आ रही है, ठीक है? तो ये है उस सिटी की टोटल पावर। हमें करना क्या है? द गवर्नमेंट है सैंक्शन बिल्डिंग के मोर पावर स्टेशन, ओके? तो एक आर हो गया जो रेंज है, और एक के दिया हुआ है कि इतने पावर स्टेशन हम और ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड कर सकते हैं? ईच ऑफ विच कैन बी बिल्ट इन एनी सिटी एंड हैव द सेम रेंज एज द प्री एग्जिस्टिंग वंस। तो उतनी ही रेंज के हम और पावर स्टेशन ऐड कर सकते हैं। गिवन टू इंटीजर्स आर एंड के, रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम पावर। मैक्सिमम पॉसिबल किस चीज को मैक्सिमाइज करना है? मिनिमम पावर ऑफ अ सिटी इफ द एडिशनल पावर स्टेशन आर बिल्ट ऑप्टिमली। यानी कि ये के की वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि इन पावर स्टेशन को कहां कहां पे मैं प्लेस करूं कि मेरी जो सिटी है उनमें ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब है? मेरे को सीधे सीधे मैक्सिमम पावर नहीं रिटर्न कराना। मैक्सिमम पावर रिटर्न कराना होता किसी सिटी का तो क्या मतलब था? जिसकी ऑलरेडी पावर मैक्सिमम है, ये 5 है, ये ऑलरेडी मैक्सिमम है, ठीक है? तो इसी में प्लस के करके मैं रिटर्न कर, नहीं, ये नहीं करना है। मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम पावर, यानी कि अगर कोई ऐसी सिटी है जिस तक सबसे कम पावर पहुंच रही है, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो इस एग्जांपल को लेके एक बार हम समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। ये मेरे पास जो है इनिशियल स्टेशन है। अब देखो पावर कैसे डिनोट होगी, ठीक है? ये तो स्टेशन है। अगर मैं हर स्टेशन की पावर देखूंगा, तो पावर देखो पहले स्टेशन की पावर कितनी होगी, रेंज पे डिपेंड करता है। रेंज दी हुई है 1, मतलब मैं एक आगे और एक पीछे से पावर जो है उठा सकता हूँ, राइट? तो मेरे को रेंज 1 दी हुई है, तो इस स्टेशन पे अपनी तो है ही,
और इसको ये वाला भी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर हो गई 1+2। ठीक है, अगले वाले को देखो, 2 है, 2 को पावर कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है, रेंज 1 है बोला, मतलब वो अपने लेफ्ट वाले और अपने राइट वाले दोनों से पावर ले सकता है और दोनों को पावर दे भी सकता है, राइट। तो 2 ने इन दोनों को पावर दी। चलो एक काम करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं कि जो हमारा 1 है, 1 ने किस किस को पावर अपनी शेयर करी, 1 ने शेयर करी 2 को, तो 1 ने 2 को शेयर करी तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2+1 हो गई। अब 2 ने भी शेयर करी 1 को और 4 को, ठीक है, तो 2 ने जब 1 को शेयर करी, 1 की पावर 1+2 हो गई, और 2 ने 4 को शेयर करी, 4 की पावर 4+2 हो गई। ठीक है, एक एक आगे और एक एक पीछे शेयर हो रही है। अब 4 ने शेयर करी 2 को और 5 को, ठीक है, 4 ने जब 2 और 5 को शेयर करी तो 2 की पावर में कितना प्लस हो गया, इस वाले में भी 4 प्लस हो गया, और ये 5 में भी +4 हो गया, राइट। ऐसे करके 5 ने अब शेयर करी 4 को और 0 को, तो 4+5 और ये 0+5। तो देखो ऐसा नहीं है, इनिशियली इसकी पावर 0 थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता इसकी पावर अब मिनिमम बचने वाली है। अब ये सारे ऑपरेशंस करने के बाद अगर हम इनका सम कर देते हैं तो क्या बन रहा है हमारा फाइनल, 3 बन रहा है, 2 1 4 हो गया 7, उसके बाद हो गया 9, उसके बाद हो गया अगेन नहीं सॉरी 11, उसके बाद हो गया 9, एंड उसके बाद हो गया 5। तो देखो भले ही जो मेरा ये स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन की इनिशियली तो पावर जो है मतलब खुद की पावर सप्लाई मिनिमम है, बट क्योंकि यहाँ से शेयर होके 5 पावर आ जा रही है, तो देखो ये 5 हो गया, अब मिनिमम क्या हो गया 3। मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना करने के बाद भी क्या करो। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम कहीं पे भी अपनी मर्जी से k = 2 टू मोर पावर स्टेशन लगा सकते हो। दो और पावर स्टेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे पावर स्टेशन लगाता हूँ तो इसकी तो बढ़ेगी, इसके बगल वाले रेंज तक भी बढ़ेगी, इस केस में रेंज की वैल्यू 1 है तो 7 की भी बढ़ जाएगी, अगर रेंज 2 होती तो 11 में भी +2 हो जाता, सॉरी हाँ +1 हो जाता, क्योंकि मैं एक पावर स्टेशन लगा, अगर दो लगाता तो +2 हो जाता। ऐसे करके मेरे को ऑप्टिमली पावर स्टेशन लगाने हैं कि मेरी जो है मिनिमम पावर मैक्सिमाइज हो जाए। अभी मिनिमम कितना है 3, मैं चाहता हूं कि ये 3 ना हो, 3 से मैं इसको जितना ज्यादा कर सकता हूँ, देखो कितना ज्यादा कर सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे ही पावर स्टेशन लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये 3 खुद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 7 का 8 हो जाएगा, के की वैल्यू 1 बची, ठीक है, एक स्टेशन मैंने लगा दिया। अगर मैं एक और, अब देखो तब भी मिनिमम 4 ही है और ये दूसरा मिनिमम 5 है, तो इस पे ही मैं दूसरा पावर स्टेशन, चलो मैं एक बार इस पे नहीं लगाता, मैं 8 पे लगा देता हूँ। 8 पे लगाने से क्या हुआ, 8 खुद तो 9 हो गया, ये 11 में भी शेयर हुआ, 11 का 12 हो गया, और एक पीछे भी शेयर हुआ, तो कितना हो गया 4 का 5 हो गया। तो क्या इस केस का आउटपुट 5 है, इस केस का आउटपुट है 5, यस। इसने कहां कहां लगाए, वन ऑफ द ऑप्टिमल वेज इज टू इंस्टॉल बोथ पावर स्टेशन। तो ये हमसे कह रहा है कि सिटी 1 पे ही लगा दो भाई, ठीक है, सिटी 1 पे ही लगा दो, तो इस 1 को चेंज करके बेसिकली ये कह रहा है कि 3 कर दो। तो अगेन हम देखेंगे कि ये भी +1 की जगह +3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, तो बेसिकली अब 5 हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। बट ये ऑप्टिमल अभी तो हो रहा है, बट एक तरीके से मतलब एक चीज हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्टिमल वेज एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका वाला भी ठीक है और हमारा वाला भी ठीक है। अब दूसरा जो केस है वो है 4 4 4 4, इसको लेके देखते हैं, ठीक है। 4 4 4 4 के साथ हमें क्या रेंज दी हुई है क्वेश्चन में, तो सैंपल टेस्ट केस है, उसमें 4 के साथ रेंज दी हुई है 0, के की वैल्यू दी हुई है 3, राइट। तो रेंज 0, के की वैल्यू 3, रेंज 0 मतलब कोई पावर कहीं शेयर ही नहीं हो रही, ठीक है, मतलब ना आगे ना पीछे, 0 प्लस और 0 माइनस में पावर शेयर हो रही है, तो शेयर नहीं हो रही बेसिकली। और के की वैल्यू 3 मतलब मैं 3 स्टेशन और लगा, अब देखो 4 लेंथ की ये लिस्ट है, इस 4 लेंथ की लिस्ट में अगर मैं 3 स्टेशन और लगाता हूँ, तो मैंने मान लो इसको 5 कर दिया, अब ये शेयर तो कर नहीं पा रहा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, मैंने इसको भी 5 कर दिया और मैंने एक और इसको 5 कर दिया, तब भी मिनिमम पावर जो है वो 4 बच रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। शेयर करने से देखो कितना ज्यादा चेंज आ जाएगा, अगर मैं केवल रेंज की वैल्यू को 0 की जगह 1 कर देता हूँ, तो पहले तो ये पावर खुद भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, मेरे इस 4 को इसकी पावर मिल जाएगी, ये बन जाएगा 5, इस वाले 4 को 5 नहीं सॉरी, कितना बन जाएगा, ये सीधे 8 बन जाएगा, क्योंकि इसको यहां से पावर मिल जाएगी 4, तो ये 8 बन गया। ये वाला जो है ये अपनी तो है ही, और इन दोनों की भी यूज कर लेगा, 1 रेंज है, तो ये हो जाएगा 12, इसके आगे वाला 4 अगेन हो जाएगा 12, लास्ट वाला हो जाएगा
8। ठीक है, ये अभी मेरी केवल पावर स्टेशन जो है इनिशियल है। अभी मैंने k इक्वल टू 3 को यूज नहीं किया है। अब मैं इसमें अगर k इक्वल टू 3 को भी यूज कर देता हूं, मतलब मैं 3 स्टेशन और लगा देता हूं, तो देखो छोटा कौन सा है, 8 और 8 है। ठीक है, मैंने एक स्टेशन लगा दिया, मान लो यहाँ पे लगा दिया, तो ये मेरी 9 हो गई, ये मेरी 13 हो गई। ठीक है, मैंने अगला स्टेशन यहाँ पे लगा दिया, ये मेरी 13 हो गई, ये मेरी 13 की जगह 14 हो गई, ये मेरी 8 की जगह 9 हो गई। ठीक है, दो लगा दिए। तीसरा मैं कहीं भी लगाऊं तो मैं मैक्सिमम ये 9 को 10 कर पाऊंगा, या तो इस वाले 9 को 10 कर पाऊंगा। तो के इक्वल ये आर इक्वल टू 1, के इक्वल टू 3 के लिए मेरा आंसर कितना आ रहा है, मिनिमम ऑफ दीज फाइनल पावर्स। तो मिनिमम इसका है 9, तो मेरा आउटपुट 9 आ रहा है। चेक करके देख लेते हैं क्या हमारा ये वाला केस सही काम कर रहा है आर इक्वल टू 1 के लिए। तो इस तरह से हमें कुछ करना है। फिलहाल यहाँ पे रिटर्न 0 करा देता हूँ और रन करके देखता हूँ। 0 ms में हमारा कोड रन होने वाला है। अच्छा, इनवैलिड टेस्ट केस ऑफ टाइप इंटीजर। ओके, मैंने एक कॉमा किसी हाँ रैंडम टेस्ट केस बनाया था, उसमें ज्यादा दे दिया। 0 ms रन टाइम, चलो लेट्स गो। कोड ही नहीं है कुछ, तो 0 ms ही आएगा। यस, रॉन्ग आंसर, बट 0 ms है ना। आंसर सही नहीं आ रहा, लेकिन माई कोड इज फास्ट। तो आउटपुट 0, एक्सपेक्टेड 9। यस, हमने भी कितना निकाला था, 9 निकाला था। तो इस तरह से हमें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब देखो इसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है, इसमें मुझे क्या करना है उसके लिए मेरे को देखने पड़ेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट पे चलते हैं सीधा। कंस्ट्रेंट मुझे कहता है n इक्वल टू स्टेशन डॉट लेंथ, यानी कि मेरे पास 10 टू द पावर 5 तक स्टेशन हो सकते हैं। यानी ये जो लिस्ट है ये मैक्सिमम 10 की पावर 5, यानी 1 लाख नंबर की ये लिस्ट हो सकती है मेरे पास। ठीक है, ये हो गई मेरी n के कंस्ट्रेंट। अगर n इतना है तो मेरी रेंज भी मैक्सिमम कितनी होगी, मेरी मैक्सिमम रेंज भी 1 लाख ही होनी चाहिए। क्या मैक्सिमम रेंज 1 लाख है? मैक्सिमम रेंज बोलता है कि 0 भी हो सकती है रेंज मिनिमम, और मैक्सिमम n-1, यानी n से जस्ट एक कम ही होगी। विच मेक सेंस, क्योंकि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मेरे को n-1 तक ही मैक्सिमम में आगे ले जा सकता हूं। वैसे ही मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूं, n-1 तक ही पीछे ले जा सकता हूं, उससे ज्यादा रेंज देने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई रेंज की और n की बात। दूसरी, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, के बोल रहा है 10 टू द पावर 9 तक। ठीक है, एन भले ही मेरे को कम ले जाना है, लेकिन के 10 टू द पावर 9। ठीक है, 10 की पावर 9 तक मेरा के जाने वाला है। यानी कि अगर मैं ये कोशिश करूंगा ना, कि जैसे अभी मैं कर रहा था कि एक कौन सी सिटी पे डाला, चलो डाल के देख लेते हैं। वो चीज अगर मैं ट्राई करूंगा तो क्या होगा देखना। अगर मैंने के लिया, अभी तो 3 है, ठीक है, या इस वाले में ले लिया मैंने, इस वाले में मैंने मान लिया के इक्वल टू 5 था। ठीक है, तो 5 में से एक उठाया, इसको 4 किया। ठीक है, इसको मैंने यहां पे डाला, इसको 4 किया, इसको भी बढ़ा के 8 कर दिया। ठीक है, अब मैंने के दोबारा बढ़ाया, इसको मैंने मान लो यहाँ पे बीच में कहीं पे 1 होता। ठीक है, इस 1 को इंक्रीमेंट करना होता। ठीक है, इस 1 को इंक्रीमेंट करने के लिए मैं अगेन क्या करता, कि मैं यहाँ से 5 को 3 करता, इस 1 को 2 करता, इसके लेफ्ट वाला इसके राइट वाले को बढ़ाता। अगर मान लो रेंज भी बहुत बड़ी है, रेंज है 10 नंबर की, तो अगर मैं एक नंबर को इंक्रीमेंट कर रहा हूं, तो मेरे को उसके आगे के 10 भी बढ़ाने पड़ेंगे, मेरे को उसके पीछे के 10 भी बढ़ाने पड़ेंगे। कब? अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं जैसे मैं अभी कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा देखना, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चली जाएगी, सोचने की कोशिश करो। कि अगर मैं नॉर्मल के को एक एक करके प्लेस करने की कोशिश करूं, तो के एलिमेंट्स को प्लेस करने में, और हर एलिमेंट को जब मैं प्लेस कर रहा हूं, तो मेरे को उसके आर आगे और आर पीछे चेंजेस करने पड़ रहे हैं। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ आर, के इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर, यानी कि बेसिकली ऑर्डर ऑफ के इंटू आर मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। अब इस आर को सब्सटीट्यूट में कर देता हूं, आर की वैल्यू क्या है, n-1 तक है ना, या बेसिकली 0 से n-1, यानी आर की लेंथ है n, तो इसकी जगह मैं k इंटू एन लिख सकता हूं। k इंटू एन बहुत बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि k खुद 10 टू द पावर 9 है, इंटू एन करो तो 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 9 कितना हो गया, 10 टू द पावर 14 तक जा रहा है। तो इतना बड़ा तो हमारा डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड देगा, है ना। तो इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज हमें करना पड़ेगा कुछ करके। ठीक है, और वही चीज जब हम ये जो है इनिशियल हमारे पास जो ये दिया हुआ है, इससे भी अगर देखो, अगर मैं पहले केवल पावर निकालने की ही इससे केवल ये बनाने की कोशिश करूं, तो भी जब मैं इसको ले रहा हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं कितनी वैल्यूज को उठाऊंगा, आर वैल्यूज को अपडेट करूंगा।
इसको ले रहा हूं, इसके करस्पॉन्डिंग पीछे आर वैल्यूज और आगे आर वैल्यूज अपडेट करूंगा, है ना। तो ये करने में ही मुझे कितना टाइम लग जा रहा है, केवल यही ऑपरेशन करने में अगर मैं इनएफिशिएंटली करूं तो मुझे टाइम लग जाएगा। ये एन लेंथ की लिस्ट है, तो एन एलिमेंट्स के लिए मुझे हर बार 2 टाइम्स ऑफ आर एलिमेंट, जितनी भी रेंज है उसके ट्वाइस एलिमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो यही मेरा ऑर्डर ऑफ एन इंटू आर हो जा रहा है, या एन इंटू एन हो जा रहा है, यही एन स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। तो एन स्क्वायर कहाँ पे, एन की वैल्यू 10 की पावर 5 है, स्क्वायर कर दो 10 की पावर 10, तो यही टीएलई दे देगा। इसकी बात तो छोड़ो के वाली चीज की, तो इसकी भी मेरे को टीएलई जो है, इसकी भी मेरे को टीएलई का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन दोनों ही चीज के टीएलई का जब मैं ध्यान रखूंगा तभी मैं इस क्वेश्चन को सही से कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे में अब मैं पूरा एक ही बार में डिस्कस ना करके फिलहाल मैं अपना ऑब्जेक्टिव शॉर्टन कर देता हूं। मेरे को ये अभी के से मतलब नहीं है, मेरे को अभी केवल ये फाइंड आउट करना है कि अगर इनिशियल पावर्स ये दी हुई है तो मैं इससे ये कैसे डिराइव कर सकता हूँ एन स्क्वायर से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। एन स्क्वायर का अप्रोच तो यही है, हर किसी में हर वैल्यू ऐड करके ये बना दिया, ठीक है। एन स्क्वायर से कम मेरे को अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करके ये करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर, अगर मैं किसी एक नंबर पे हूं, ठीक है, अगर मैं 4 पे हूं, मेरे को, चलो इस बार स्लाइडिंग विंडो समझने के लिए एक बड़ी लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। बड़ी लिस्ट स्लाइडिंग विंडो समझना इजी होगा, तो इसी के लिए मैंने ये टेस्ट केस बनाया था। और इसी टेस्ट केस में मैं रेंज दे देता हूँ, 0 की जगह मैं दे देता हूँ रेंज 4, ठीक है। 4 बहुत बड़ा हो गया बट कोई बात नहीं। हाँ, 4 और के इक्वल टू 3 है, ठीक है। के अभी इग्नोर करो, के की जरूरत नहीं है, हमें केवल रेंज की जरूरत है, ठीक है। तो जब इसमें 4 की रेंज है, मतलब मैं अगर इस एलिमेंट पे खड़ा हूं, इस एलिमेंट से मेरे को क्या क्या चाहिए, इस एलिमेंट से मेरे को इतने पीछे तक और इतने आगे तक, ठीक है। इसकी खुद की पावर क्या होगी, किसी ये येलो वाले हाईलाइटेड एलिमेंट की, इन सभी पावर्स का सम जो इधर से इधर तक आ रही है, राइट। अब देखो, अगर मुझे इसके नेक्स्ट एलिमेंट की बात करनी होगी तो इसके सेंटर वाले को अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं, है ना। अगर मेरे को इसके नेक्स्ट एलिमेंट की बात करनी होगी तो देखो, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में एक मूव कर रहा हूं तो इधर से एक कम होगा, इधर से एक बढ़ेगा, है ना। तो इसी चीज को स्लाइडिंग विंडो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिटरली 3 का सम जो है, इसकी विंडो को स्लाइड कर दो बस बाई 1, लेफ्ट से एक घटा दो, राइट से एक बढ़ा दो, ये 3 का आंसर दे देगा, ठीक है। तो इसी को अगर मैं लास्ट एलिमेंट पे जाऊं, तो इसके राइट में तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके लेफ्ट वाले 4 और राइट में कुछ है नहीं, तो ये इसका आंसर दे देगा। तो अगर मैं केवल इस विंडो को रखूं और इस विंडो में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखो इस विंडो में अभी क्या है, 4 + 4 + 0 + 1 + 0, कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इनका सम कितना हो गया, 4 4 0 1 0 हो गया 9, ठीक है। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूं, मैंने इसे आगे बढ़ाया, इस पे गया तो एक एलिमेंट बढ़ गया, अभी देखो अभी कुछ कम नहीं हो रहा है, 9। मेरा प्रीवियस सम कितना था, अभी देखो कितना सिंपल है पावर वाला एरे जनरेट करना यूजिंग स्लाइडिंग विंडो। मेरा सम इनिशियली था 9, ठीक है। अब मैंने +4 किया, ठीक है, तो 9 + 4 13 हो गया मेरा सम, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगेन विंडो को मूव कराया, अभी मेरा सम 13 चल रहा है, ये नीचे मूविंग सम है, ठीक है, 13 चल रहा है। इस विंडो को फिर से मूव कराया, अब ये 3 भी इंक्लूड हो गया, राइट। ये 3 इंक्लूड होने से 13 से कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। ये 3 इंक्लूड हो गया, तो अब ये 3 के बाद ये 0 इंक्लूड होगा। अभी देखो अभी हटना भी शुरू होगा, ठीक है। अब जब ये इंक्लूड होगा, अभी देखो अभी हटना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इस साइड 4 है, इस साइड 3 ही एलिमेंट है। अभी ये 0 इंक्लूड हुआ तो 16 था, 0 प्लस हो गया तो 16 ही रहा, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और इसके बाद जब ये 0 आया, अभी भी देखो अभी भी नहीं हटा, क्योंकि इस साइड भी 4 है, इस साइड भी 4 है, तो ये 1 ऐड हो गया, ठीक है। ये 1 ऐड हो गया तो 16 का 17 हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है, अब देखो अब जब ये मूव करेगा तो ये 4 सेंटर आ गया, एक 4 एक्सक्लूड हुआ मेरे सम से, पहली बार सम से कुछ एक्सक्लूड हुआ, तो 17 में से मैं दो ऑपरेशन करूंगा, -4, और लास्ट में जो ऐड हुआ, लास्ट में 0 ही ऐड हुआ, तो +0, ये दो ऑपरेशन किए, ठीक है। मैंने हर वैल्यू को, देखो मैं हर वैल्यू पे जाके सारे 4 सम नहीं कर रहा, मैं हर वैल्यू पे जाके एक एक्सक्लूड और एक इंक्लूड कर रहा हूं, तो इससे मेरा काम एफिशिएंटली हो रहा है। ये 13 हुआ, ठीक है। अब मैं जब 3 पे जाऊंगा तो कौन सी वैल्यू हटेगी, अब मैं विंडो हटा दे रहा हूं, अब हम समझ चुके हैं। इस 4 पे जब तक हम थे तब तक मेरा कुछ ऐसा चल रहा था, ठीक है। इस 4 पे जब हम थे तो 1 2 3 4 यहां तक अभी है, और 1 2 3 4 यहां तक अभी है। 4 से जब हम 3 पे मूव करेंगे तो क्या होगा,
ये वाला 4 हट जाएगा, ठीक है, -4, और ये वाला 4 ऐड हो जाएगा, +4, कोई चेंज नहीं हुआ, 13 ही रहा, ठीक है। 3 के बाद अब हम 0 पे आ गए, 0 से ये वाला 0 हट गया, -0, कोई चेंज नहीं हुआ, +4 हुआ तो 17 हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरी जो इनिशियल विंडो बनी है वो ऐसी बनी है, किस टेक्निक को यूज करके, स्लाइडिंग विंडो को यूज करके। अभी इससे पहले जो मैं पावर वाला इसमें मैंने बनाया था, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने कितनी निकाली थी, जो ऐसे सबको ऐड करके निकाली थी, वो आ रही थी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, राइट। अब इस वाले की कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितनी आ रही है। इनिशियली मैंने एक सम क्रिएट किया पहले एलिमेंट के लिए, जो पहले एलिमेंट से लेके यहां तक गया, ठीक है, यहां तक गया, अभी तक कितना ट्रेवर्स किया है इसने, अभी तक इसने ट्रेवर्स किया है जितनी रेंज है, ठीक है, तो आर इसने ट्रेवर्स किया है, प्लस अब मैं कहां से ट्रेवर्सल शुरू कर रहा हूं देखना, अभी तक मैंने आर ट्रेवर्स किया पहले एलिमेंट का सही सम निकालने के लिए, पहले एलिमेंट का सही सम मेरा निकल चुका है, उसके बाद मैंने कितना ट्रेवर्स किया, उसके बाद मैंने ट्रेवर्स किया 1 से, देखो जब मैं इसका निकाल रहा हूं, इधर से लेके मैं यहां तक हर एक पोजीशन पे इंडिविजुअली जाऊंगा, जब मैं इस पे जाऊंगा तो मैं इधर एक एक्सक्लूड करूंगा, इधर से अभी मतलब इधर एक इंक्लूड करूंगा, इधर से एक्सक्लूड करने के लिए अभी नहीं है, बट सेंटर में भी जब मैं जाऊंगा तो मैं एक एक्सक्लूड एक इंक्लूड कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं 1 से लेके n तक ट्रेवर्स कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि बेसिकली r प्लस एन, ठीक है। और हर ऑपरेशन में मैं कितने ऑपरेशन कर रहा हूं, एक ऑर्डर 1 का ऑपरेशन, ठीक है, किसी भी चीज में एक नंबर सब्ट्रैक्ट करने में ऑर्डर 1 लग रहा है, एक एक नंबर ऐड करने में भी ऑर्डर 1 लग रहा है, तो r प्लस एन प्लस 1 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि बेसिकली क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से कम होके सीधे सीधे ऑर्डर ऑफ एन हो गई, या ऑर्डर ऑफ एन प्लस आर हो गई, ठीक है। एन प्लस आर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रेंज भी एन के जितनी हो सकती है, तो ऑर्डर ऑफ 2 टाइम्स एन हो गई, 2 टाइम्स एन भी ऑर्डर ऑफ एन ही होता है, यानी कि ये 2 इंटू 10⁵ में हमारा काम कर देगा, विच इज कितना ज्यादा कम है, देखो 2 इंटू 10⁵ देखने में नहीं लग रहा, लेकिन 2 इंटू 10⁵ हो गया 2 लाख, ठीक है। 2 लाख कितना होता है, ऐसे लिखो, 1 2 3 4 5, 2 लाख ऑपरेशन में हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट, जबकि इससे पहले कितने ऑपरेशन में हो रहा था, एन स्क्वायर, यानी कि 10⁻10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना इतना रिडक्शन आ गया, देखो कितना ज्यादा रिडक्शन आ गया स्लाइडिंग विंडो को यूज करके। तो अभी हम पहले इसी स्लाइडिंग विंडो को इंप्लीमेंट करके क्या करेंगे, ये चीज निकाल के देखेंगे कि क्या हमारा जो इस नंबर रेंज के करस्पॉन्डिंग जो पावर्स आ रही है वो यही आ रही है, 9 13 16 16 17 13 13 17, इसके बाद क्या करना है वो उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो लेट्स मूविंग ऑन टू द कोड। अब हमें, अच्छा देखो, लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम के टू दी ये के 10⁻9 तक जा रहा है, यानी कि मैं के पावर स्टेशन ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास इनिशियली एक ही स्टेशन है, मैं टेस्ट केस भी साथ साथ जनरेट कर दे रहा हूँ, एक ही स्टेशन है जिसमें 7 पावर पावर ऑलरेडी है, ठीक है, ये है 0 तक, मतलब एक ही स्टेशन है तो n-1 तक तो कुछ आगे पीछे शेयर ही नहीं होगा क्योंकि खुद ही एक ही स्टेशन है, लेकिन के जो है वो मेरा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, के 10⁻9 तक जा रहा है, तो इस केस में देखो क्या होगा, आंसर हो जाएगा 7 प्लस 10⁻9 सीधे, क्योंकि पहले से 7 है, 10⁻9 उसमें ऐड कर सकता हूँ, तो ये देखो, ये मेरा एक्सपेक्टेड आंसर हो गया, तो इसलिए आंसर लॉन्ग लॉन्ग है। और इन सब, अब जो मैं देखो स्लाइडिंग विंडो क्रिएट करूंगा, उसमें से क्या क्या चीज लॉन्ग लॉन्ग होनी चाहिए, देखो जब मेरा एक स्टेशन है, एक स्टेशन में मेरा जो नंबर आ रहा है वो मैक्सिमम 10⁵ तक आ सकता है स्टेशन के आई में, ठीक है, तो ये चलो एक बार को इंट में आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है, इंट मैक्स कैपेसिटी इन C++, the maximum value standard int data type is typically 2⁻31 which equals कितना, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बेसिकली ये आ तो जा रहा है हमारा, अ, हाँ ठीक है, ये आ तो जाएगा हमारा इंटीजर में, तो हम इंट को यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए, बट ओवरऑल आंसर हमारा लॉन्ग लॉन्ग में कभी जा सकता है, तो इसलिए उसने जो है लॉन्ग लॉन्ग लिया हुआ है, क्योंकि
कितने इंटीजर्स में प्लस कर रहा हूँ? अच्छा नहीं, 10 की पावर 10 जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि अगर रेंज भी हमारी 10 की पावर 5 है, मतलब हर स्टेशन को शेयर कर सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो पहले स्टेशन में 10 की पावर 5 है, इन सभी स्टेशन में 10 की पावर 5 है, ये सब एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो ये आउट चला जाएगा 10 की पावर 9 से। तो इसलिए लॉन्ग लॉन्ग ही लेना पड़ेगा हमें, जिसमें हम ये सम स्टोर करा रहे हैं या ये पावर स्टोर करा रहे हैं। तो चलो मैं इसे बोल देता हूं कि फिलहाल के लिए मेरा एरे का नाम क्या है? वेक्टर, वेक्टर इंट नहीं, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग पावर्स। ठीक है, पावर्स नाम का मैंने एक एरे क्रिएट करा दिया। अब पावर्स का जो इनिशियल समय, मैंने कहा पहले वाले को मैं स्लाइडिंग विंडो में मैं कैसे मूव कर रहा था, मैं पहले वाले को खुद से कैलकुलेट कर रहा हूं और फिर उसमें एक एक वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं, एक एक वैल्यू घटाते जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले वाले पे गया मैं, पहले वाले पे गया, पहले वाले से लेके कहां तक गया? प्लस आर तक गया। यानी कि ये अगर मेरा आई है, ठीक है, तो आई से आई प्लस आर, आर अगर 0 है तो आई ही रहा, आर अगर 1 है तो आई प्लस 1, तो आई प्लस आर तक जाके मान लो आर 3 था, तो अगले 3 एलिमेंट्स को भी उठाना है, यहां तक का सब मैंने इनिशियली करना पड़ेगा। तो और ये क्या है? ये मेरा स्टेशन है। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया? फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 0 से लेके आर तक जाना है ना, आई लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, तो 0 1 2 3, अगर 3 है तो हाँ, तो इक्वल टू आएगा आई प्लस प्लस। सिंपली क्या करो, अक्यूमुलेट या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं फिलहाल इसे, लेकिन अभी हम वैसे नहीं कर रहे हैं, अभी हम ट्रेवर्सल पूरा कर रहे हैं। तो हम एक और लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं। ये लॉन्ग लॉन्ग मेरा है एम कैपिटल नहीं, मूविंग सम। मूविंग सम बेसिकली क्या बता रहा है कि अभी मेरे सम की वैल्यू कितनी है, उसी में मैं चेंजेस करूंगा। ठीक है, अभी मेरे सम की वैल्यू 0 है, तो मेरा सम की वैल्यू इस लूप के चलने के बाद क्या हो जाएगी? मूविंग सम प्लस इक्वल टू स्टेशंस का आई, स्टेशंस का 0, स्टेशंस का 1 2 3 4 जो भी है आर तक, इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अब ये मेरे क्या भी है, ये मेरे पहले जो पॉइंट है ना, ये पहला जो पॉइंट है, इसकी वैल्यू भी है ना। ये मैं आर इक्वल टू 4 के लिए कर रहा था ना उस टाइम, तो ये इसको हटा के 4 के लिए ही डिस्कस करते हैं, है ना। आर इक्वल टू 4 के लिए हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये मेरे पहले एलिमेंट में देखो, इसमें इसकी वैल्यू कैसे है, क्योंकि ये कहां से वैल्यू उठा सकता है? ये 0 तक से मैक्सिमम, क्योंकि 0 से 1 2 3 4, आर इक्वल टू 4, 4 रेंज तक ये वैल्यू खींच सकता है, ये अगले 4 की वैल्यू नहीं खींच सकता। तो इन्हीं सबका सम जो है, इसका आंसर भी है। तो इसीलिए पहली वैल्यू को मैं एक्सटर्नली पुश कर दे रहा हूं। एक्सटर्नली पुश कर देने का क्या मतलब है? ये सिंपली पावर्स डॉट पुश बैक मूविंग सम। तो मूविंग सम में मेरा पहला एलिमेंट आ गया। ठीक है, पहला एलिमेंट आने के बाद अब मैं लूप चलाऊंगा। मैंने क्या बोला था? अब मैं लूप चलाऊंगा कहां से कहां तक? अब मैं लूप चलाऊंगा इस एलिमेंट से, इसका तो मैंने मूविंग सम निकाल दिया, इस एलिमेंट पे सम कितना होगा? मेरा सम अभी यहां तक हुआ है, इस एलिमेंट पे सम होगा, यहां से एक वैल्यू इंक्लूड कर लो, और इधर अगर एक वैल्यू थी तो एक वैल्यू यहां से एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यही चीज लूप में होगी। अभी बाउंड्री कंडीशंस देख लेंगे। तो अब मेरा दूसरा लूप चलेगा कहां से? फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके मेरे को कैलकुलेशन शुरू करनी है। आई लेस देन कहां तक जाना है? स्टेशन का एंड क्या है? स्टेशन डॉट साइज, स्टेशंस डॉट साइज तक मेरे को जाना है, और क्या करना है? आई को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो आई को इंक्रीमेंट करा, और अब देखो मैंने क्या किया, इसके अगले वाले को। अच्छा, एक और चीज, एक तो ये लेफ्ट वाली बाउंड्री कंडीशन है कि यहां से वैल्यू मिलनी, हटने के लिए होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे हूं और मेरी रेंज देखना 4 है, तो क्या मैं जब यहां से यहां मूव करूंगा, तो राइट में तो कोई 4 एलिमेंट्स है ही नहीं, तो वो क्या इंक्रीमेंट करेगा? तो ये भी एक बाउंड्री कंडीशन है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में एक बाउंड्री कंडीशन लग रही है, तो वो कंडीशन अब हम यहाँ पे लगाते हैं कि क्या बाउंड्री कंडीशन है? मैं लेफ्ट साइड से वैल्यू कब रिड्यूस कर सकता हूं? मैं लेफ्ट साइड से वैल्यू तभी रिड्यूस कर सकता हूं जब मेरे करंट एलिमेंट के लेफ्ट में आर एलिमेंट से ज्यादा होंगे। अगर आर एलिमेंट्स हैं तो मेरे को इन सबको लेना ही है ना। और राइट साइड से वैल्यू कब ऐड कर सकता हूं? जब आर एलिमेंट से ज्यादा मेरे करंट पोजीशन के
आर एलिमेंट उसके आगे हैं या आर से ज्यादा एलिमेंट उसके आगे हैं। तो बेसिकली इसी कंडीशन को अगर हम लेफ्ट वाले के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि करंट वैल्यू क्या है मेरी आई, ठीक है, तो आई शुड बी ग्रेटर देन आर, क्या यही मेरी कंडीशन है? अगर आर रेंज मेरी 4 है तो रेंज 4 के लिए ये हो गया 0 1 2 3, आई की वैल्यू 4 है, ठीक है। क्या 4 इज ग्रेटर देन 4? नहीं, तो इस केस में मत करो। बट जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इज ग्रेटर देन 4, हाँ 5 इज ग्रेटर देन 4, तो इस केस में एक वैल्यू को रिमूव कर दो। सो इफ आई इज ग्रेटर देन आर तभी मेरी वैल्यू को रिमूव करो, है ना। तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं कि इफ आई इज ग्रेटर देन आर, यानी कि पहली आर वैल्यूज के लिए ये एक्सक्लूड कर देगा इस वाले स्टेटमेंट को। किस वाले स्टेटमेंट को? मूविंग सम डॉट, मूविंग सम में से क्या कर रहा है? रिमूव, नहीं रिमूव नहीं कर रहा, मूविंग सम में से माइनस कर दे रहा है स्टेशंस का, स्टेशंस का क्या? आई माइनस आर। आई अगर 5 है, आई अगर 5 है तो 4 3 2 1 0 वाले को रिमूव करना है, तो आई माइनस आर। आई 5 है माइनस आर, तो ये तो 1 हो रहा है, माइनस 1 अपनी तरफ से करना पड़ेगा। स्टेशन का आई माइनस आर माइनस 1, इसको मूविंग सम से कम कर दो। और मूविंग सम में ऐड कब करना है? अगेन आई और आर के बीच में कोई कंडीशन होगी, ठीक है। अब जो है आई, अब देखो आर नहीं, इस बार किसकी कंडीशन होगी? आई आर, और ये जो साइज लिया था मैंने, ये साइज कहाँ लिया था मैंने? स्टेशन डॉट साइज अभी लिया नहीं है अलग से, चलो इसको ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको कितना ले लेते हैं? वेक्टर इंट स्टेशंस, तो इंट एन इक्वल टू स्टेशंस डॉट साइज, स्टेशंस का साइज है, इसी को कहाँ पर से उठाया था हमने, कहाँ पर से उठाया था? आई लेस देन एन कर देते हैं, और इसी एन को अब हम यहाँ यूज करेंगे कि आई में आर जोड़ दो, ठीक है। बेसिकली हम आई पे खड़े हैं तो हम कौन से इंडेक्स को इंक्लूड करेंगे ऐसे समझते हैं। आई है 4, तो 4 पे खड़े हैं, रेंज 4 है, तो 5 6 7 8, ठीक है। नाइन्थ इंडेक्स को हमें इंक्लूड करना है, तो बेसिकली ये 9 एग्जिस्ट करना चाहिए। 9 इज नथिंग बट आई प्लस आर, आई प्लस आर प्लस 1, यही है। नहीं, नाइन्थ को नहीं इंक्लूड करना है, हम आई पे खड़े हैं तो 8 को इंक्लूड करना है हमें। आई पे तो हम अभी जस्ट पहुंचे हैं ना, तो मतलब ये वाला यहां तक होगा पहले। आई पे पहुंचे तो 2 3 4 इसको इंक्लूड करना है, यानी 4 5 6 7 8 को इंक्लूड करना है, यानी इफ आई प्लस आर इज लेस देन एन, है ना। आई प्लस आर लेस देन एन होगा, मतलब मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा राइट वाला, तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो मूविंग सम प्लस इक्वल टू स्टेशंस का कौन सा एलिमेंट? यही एलिमेंट, क्या? आई प्लस आर अगर है तो उसको इंक्लूड कर दो। इसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया। और देखो ये मूविंग सम की वैल्यू चेंज हुई, और ये जो वैल्यू चेंज हुई यही वैल्यू मेरी उस पावर स्टेशन की मैक्सिमम पावर बन गई। तो पावर्स में इसी वैल्यू को मैं पुश बैक कर दूंगा। पावर्स में इस लूप से कितनी वैल्यूज पुश बैक होंगी? n माइनस वन वैल्यूज पुश बैक होंगी, एक वैल्यू हमने पहले पुश बैक कर दी थी, तो टोटल n साइज के लिए n ही पावर्स हमारी पुश बैक हो जाएंगी। ये हो गया मूविंग सम। और इसके बाद एक बार हम सिंपली इस वेक्टर को प्रिंट करा के देख लेते हैं। फॉर ऑटो एक्स इन पावर्स, ठीक है, सी आउट, क्या सी आउट करो? एक्स और कॉमा, ठीक है, ये करो, और लूप के बाहर सी आउट एंडल और रिटर्न 0। तो इतना करने के बाद हम चेक करते हैं, देखो क्या बना है, याद कर लो, 9 13 16 16 17 13 13 17, ठीक है। कौन सा केस लिया था हमने अभी? ये वाला केस लिया था, 9 13 16 16 17 13 13। ये तो बहुत बड़ा हो गया क्या? अच्छा, क्योंकि हमने आधे तक ही बनाया था ना, हमने पूरा तो बनाया नहीं था। कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ही इसमें होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पहले 8 भी अगर सही हैं तो लास्ट वाले को एक बार चेक करके कंफर्म कर लेते हैं। लास्ट के लिए 9 कह रहा है, लास्ट के लिए 9 होगा क्या? रेंज 4, खुद को उठाया, अगले 4 नंबर्स उठा लिए, 1 2 3 4, कितना है सम? 9 ही है। तो हमारा इतना काम हो गया
और अभी देखो टीएल ही नहीं आया फिलहाल, है ना। इतना काम हो गया, कितना काम हो गया हमारा। अच्छा टीएल के लिए तो खैर इतना बड़ा केस भी नहीं लिया हमने। हमारा इतना काम हो गया कि हमें इस एरे के करस्पॉन्डिंग जो है पावर एरे मिल गया। अगर हम खुद से बनाने बैठते बहुत टाइम लगता। तो अब हम इस एरे के करस्पॉन्डिंग पावर एरे को यहाँ पे सही तरीके से लिख देते हैं। कैसे किया हमने, अगेन स्लाइड किया। स्लाइड किया मतलब एक नंबर को एक्सक्लूड किया, एक नंबर को इंक्लूड किया, ठीक है। और एक नंबर एक्सक्लूड, एक नंबर हमने इंक्लूड कर, अरे ये क्या हुआ, इरेज क्यों नहीं हुआ भाई, क्या कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, ये इरेज ही नहीं हो रहा। अंडू तो मैं नहीं कर रहा था। मैक की जरूरत है गाइस। पुराना हो चुका है लैपटॉप फिर से। ये क्यों हो रहा है, रीडू करो, देखो कुछ हो ही नहीं रहा। चलो एक काम करते हैं, इसको कॉपी मारते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। मेरे को इसके करस्पॉन्डिंग ये पावर जो है मिल चुकी है, ठीक है, बड़ा कर लो। इसके करस्पॉन्डिंग ये पावर्स मिल चुकी है, हर स्टेशन की कितनी पावर है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। इतना काम करने के बाद अब हमें और क्या करना है, अब हमें इन जो पावर से एरे है इसको मैक्सिमाइज करना, इसके मिनिमम को मैक्सिमाइज करना। तो अब यहाँ पे देखो सोचने की चीजें यहाँ शुरू होती हैं। सोचने की चीजें क्या शुरू होती है कि इसका मिनिमम 9 है, 9 ही है, और इधर भी 9 है, ठीक है। अब मेरी आर की वैल्यू देखो मैंने कितनी ली है, के की वैल्यू कितनी ली है, के की वैल्यू 3 के लिए ये मेरे को आउटपुट कह रहा है 10, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि 3 है। तो मैं एक तो इसको 10 कर दूं, एक तो इसको 10 कर दूं, तीसरा मैं इस 10 को 11 भी कर दूं, तो ये तो 10 ही रह गया। तो मेरा आंसर 10 ही है। हाँ अगर यही चीज मेरी 4 हो जाती, इसी केस को मैं डुप्लीकेट करके के की वैल्यू को 3 की जगह 4 कर देता हूं, तो मेरा आंसर जो है 11 हो जाना चाहिए इस केस में। लेट्स जस्ट चेक इट, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट 11 हो गया, ठीक है। वही सेम, अब मैं एक स्टेप और मिल गया तो इसको भी अपडेट कर सकता हूँ। तो अब देखो क्योंकि मैं ये एक एक करके तो नहीं करने वाला, मैंने पहले ही बताया था कि मेरा k क्योंकि 10⁵ तक पूरा जा रहा है। अगर मैं इसको एक एक करके करने बैठूंगा तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जा रही है, n इंटू के हो जा रही है। तो वो अवॉइड करने के लिए मैंने थोड़ा सा सोचा, एंड फ्रैंकली मैंने हिंट भी यूज किया। तो पहला हिंट तो प्री कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेशन यूजिंग लाइन स्वीप, ये तो हमने कर लिया था खुद से, ठीक है। बट दूसरी चीज के लिए अब हार्ड क्वेश्चन है तो मैंने कहा छोड़ो हिंट देखते हैं। तो हिंट ने मेरे को बोला यूज बाइनरी सर्च टू मैक्सिमाइज द मिनिमम। तो यहां से मुझे क्लिक किया कि बाइनरी सर्च कैसे लगेगी। देखो बाइनरी सर्च में भी दो तरह होता है, एक फाइंड करने के लिए नॉर्मल बाइनरी सर्च, और एक टेक्निक जिसे हम कहते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर का मतलब ये होता है कि अगर कोई वैल्यू जो है, किसी चीज का आंसर जो है, बुलियन में चलो अगर ले लेते हैं, तो किसी चीज का आंसर जो है मान लो फॉल्स 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 आ रहा है, बट किसी सर्टेन वैल्यू के लिए, जैसे 0 से लेके 3 के लिए, और एक सर्टेन वैल्यू ऐसी आई, ठीक है, उसके बाद जो है आंसर हमेशा ट्रू हो रहा है, ठीक है। या फिर इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। जस्ट उल्टा क्या हो रहा है कि किसी चीज का आंसर जो है ट्रू था, और एक लिमिट के बाद इसका आंसर जो है फॉल्स ही हुए जा रहा है। तो अगर मैं ये ब्रेकिंग पॉइंट पता कर लूं, अब देखो ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, ये जो है, ये ये वो मिनिमम नंबर है जिसके लिए आंसर ट्रू है ना। और ये वो मैक्सिमम नंबर है जिसके लिए आंसर फॉल्स है। तो ये क्या हो गया, ये मैक्सिमाइज द मिनिमम हो गया कि हमें ऐसा मिनिमम नंबर ढूंढ के लाना है जिसके जिसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमाइज द मिनिमम हो गया। और ये चीज क्या हो गई, मिनिमाइज द मैक्सिमम कह सकते हैं क्या इसे, कि मिनिमाइज द मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, बट इसको भी कुछ कहते हैं, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बट फिलहाल हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि देखो उसके लिए, अब देखो बाइनरी सर्च लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि किसी भी चीज में अगर बाइनरी सर्च लग रही है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। मेरे को कुछ मिनिमम और मैक्सिमम पता होना चाहिए। इन दिस केस मेरे को आउटपुट में क्या देना है, मुझे आउटपुट में मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम पावर देनी है। तो इनिशियली मिनिमम पावर कितनी हो सकती है, ठीक है। अगर मेरा
के की वैल्यू 0 है, यही तो केस हो सकता है कि के की वैल्यू 0 है, मतलब मैं इंक्रीज किसी को नहीं कर सकता। तो ये जो मेरा ऑब्टेन हुआ, यही मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो अगर यही मेरा फाइनल रिजल्ट है तो मेरी मिनिमम पावर या तो ये वाला 9 है या तो ये वाला 9 है। ठीक है, तो अगर मैं कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता तो इसी एरे का मिनिमम जो है वो मेरी मिनिमम पावर है। ठीक है, मिनिमम पावर को मैंने ले लिया मिनिमम ऑफ दिस पावर एरे, जो कि है 9। अगर मेरे को दिया हुआ है कि मैं स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म कर सकता हूं, है ना, तो कितने भी मैं स्टेप्स कर लूं, ठीक है, मान लो स्टेप्स हैं 10, तो बाकी सारे नंबर्स मान लो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इन सबको मान लो कि 113 116 ऐसे नंबर्स है, मेरे को नंबर ऑफ स्टेप्स 10 दिए हैं। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम क्या आंसर बना सकता हूं, मेरे को इसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, सबसे छोटी वैल्यू को मैं कहां तक पहुंचा सकता हूं, मैक्सिमम 9 + 10। तो 9 + 10 ही मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम पावर हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 9 + 10 ना कह के मैं इसको 9 + k कह देता हूं, यानी मेरा इनिशियल जो भी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम प्लस के तक मैं उसे ले जा सकता हूं। तो अगर मैं इस मिनिमम और इस मैक्सिमम तक सबके लिए ही चेक कर लूं कि किस तक मैं पहुंच पा रहा हूं, किस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो इसी टेक्निक को बोलते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर। अभी तुम्हें एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा, बट जब मैं ये चीज कोड कर लूंगा, उसके बाद रन करूंगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट ऑल्सो। इसके लिए अब मुझे क्या चाहिए हुआ, ये जो मैंने पावर से एरे निकाला, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वेक्टर का मिन मैक्स फंक्शन लगा के मैं निकाल सकता हूँ, है ना, बट आई वुड गो फॉर अ स्लाइटली ऑप्टिमम अप्रोच। मैं दो लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर देता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग मिन पावर और मैक्स पावर। ठीक है, मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर इनिशियली क्या होगी, ठीक है, इनिशियली मैं इसको या तो माइनस इंफिनिटी, मिनिमम पावर को प्लस इंफिनिटी, मैक्सिमम पावर को माइनस इंफिनिटी ले लूं। एक चीज तो मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैंने जो मूविंग सम क्रिएट कर दिया, ठीक है, क्या मूविंग सम की पहली वैल्यू जब तक मेरे को कोई और वैल्यू नहीं मिली है, तब तक मेरा मिनिमम भी यही है, मैक्सिमम भी यही है, तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर। अगर इससे बड़ी वैल्यू मिल गई, ये 13 मिल गया, मैक्सिमम पावर अपडेट हो गई, मिनिमम पावर यही है। अगर इससे छोटी वैल्यू मिल गई, मिनिमम पावर अपडेट कर दूंगा। तो बस यही किया मैंने कि मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर दोनों को सेट कर दिया, क्या, इनिशियली दोनों की वैल्यू सेट कर दी मूविंग सम के इक्वल, है ना, जो पहला वैल्यू था मूविंग सम का उसके इक्वल। अब मैंने दो कंडीशन और यूज कर ली कि पावर्स में तो पुश बैक करो ही करो, इसके साथ एक चीज और करो, इफ मेरा मिनिमम पावर इस या मेरी, एक काम करो मूविंग सम को कह लो, मूविंग सम अगर मेरा किसी पॉइंट पे मिनिमम पावर से छोटा हो जाता है, मूविंग सम, अरे यार, मूविंग सम मिनिमम पावर से छोटा हो जाता है, तो किसको अपडेट करो, मिनिमम पावर को अपडेट करके मूविंग सम के इक्वल कर दो। ठीक है, वही सेकंड कंडीशन, अगर किसी पॉइंट पे मेरा मूविंग सम जो है, मूविंग सम मैक्सिमम पावर से भी बड़ा हो जाता है, मैं अभी तक किसी पावर को मैक्सिमम मान के चल रहा था, उससे भी बड़ा हो जाता है, तो मैक्सिमम पावर को कर दो मूविंग सम। ठीक है, इतना काम, केवल इतना काम करने से मेरे को ये तो मिल ही गया। सी आउट एंडल के साथ साथ एक बार मैं इसकी मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर भी प्रिंट करा देता हूँ। मैक्सिमम पावर और स्पेस, या कोड सी दे दो, स्पेस और मिनिमम पावर। ठीक है, तो मेरे को मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर भी यहीं पे मिल जाएगी। इसको ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट डिनोट करने के लिए मैं ब्रैकेट, एंडिंग ब्रैकेट दो लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या आनी चाहिए, अच्छा नहीं, इसकी करंट मैक्सिमम मिलेगी ना इससे, तो करंट मैक्सिमम की मेरे को नीड है क्या, मेरे को नहीं लगता मेरे को इस मैक्सिमम की नीड है, मेरे को मिनिमम की तो नीड है क्योंकि मुझे उसे बढ़ाना है। ठीक है, तो बट फिलहाल देख लेता हूँ, मूविंग सम की स्पेलिंग गलत है, ओके। अच्छा, मैं मैक्सिमम इसे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं मैक्सिमम किसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी मिनिमम पावर जो है, ठीक है, उसमें ही अगर मैं प्लस के कर दूं तो वो मेरी मैक्सिमम पावर है, ना कि ये जो इसका इनिशियली मैक्सिमम है, इसका इनिशियली मैक्सिमम 13 है, 13 निकाल दिया, बेसिकली इससे ये मैक्स मिन सही निकल गया, मेरे को ये पता चल रहा है। ठीक है, अब मैं ये वाली चीज यहाँ से हटा देता हूँ ठीक है, और केवल मिनिमम पावर को इनिशियलाइज करता हूँ, मैक्सिमम पावर को अभी रहने देता हूँ, क्योंकि मेरी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, ये फॉर लूप और ये हटा दो,
मेरी मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर तो मेरी सही सेट हो जाएगी, और मेरी मैक्सिमम पावर होनी चाहिए कितनी, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए मिनिमम जो भी पावर थी, मिनिमम पावर प्लस के, कि कहां तक मैं ले जा सकता हूं। अब इन्हीं मिनिमम और मैक्सिमम पावर के बीच में देखो, मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी कहां से कहां तक आ सकती है। मिनिमम पावर मान लो 0 है किसी स्टेशन की और 0 ही रही, तो 0 से लेके 10⁹ तक अभी भी आ रही है मेरी मिनिमम और मैक्सिमम पावर की वैल्यू। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं चेक करूंगा कि मैं इसकी पावर एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर बना सकता हूं कि नहीं। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर मेरे पास, अब देखो बाइनरी सर्च कहां लगेगा, मिनिमम पावर 0 है, मैक्सिमम पावर 10⁹ है, तो मैंने चेक किया कि क्या मैं पावर को कुछ भी बीच का मान लो 10⁵ बना सकता हूं कि नहीं। अगर मैं बना सकता हूं, मतलब कि मैं इस साइड को अभी मतलब बेसिकली यहाँ पे बना सकता हूं को मैं ट्रू अज्यूम कर लेता हूं, मैंने यहाँ पे ट्रू आ गया, तो बेसिकली इससे छोटा कोई नंबर भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 4 ट्रू या बहुत सारे ट्रू और हो, लेकिन मेरे को उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को मैक्सिमाइज करना है अपने इस नंबर को कि 10⁵ बना सकता हूं, तो मैं 10⁴ क्यों बनाऊं, मैं तो 5 ही बनाऊंगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 10⁵ बना पा रहा हूं, तो 10⁷ भी बना सकूं, है ना। तो मान लो कि यहां तक मेरा ट्रू है, ठीक है, तो इतने सारे ट्रू हैं, ठीक है, तो मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना है। अगर मान लो 10⁵ पे पहुंच के मुझे ये रियलाइज हुआ कि 10⁵ तो मैं नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूंगा, 10⁵ पे फॉल्स आ गया, तो अब मैं राइट साइड मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये फॉल्स हो गया। जब मैं 10⁵ नहीं बना पा रहा हूं, तो 10⁹ कैसे बना लूंगा, तो इस साइड सारे फॉल्स है, मुझे ये पता चल गया, और इधर साइड सारे ट्रू है, मुझे ये पता चल गया। तो यही चीज हम कह रहे थे बाइनरी सर्च ऑन आंसर। अब 5 और 7 के बीच में 10⁶ आया, ठीक है, अगर ये ट्रू है, तो मतलब अगेन मुझे राइट साइड में मूव करना है, 10⁶ और 10⁶ के बीच में क्या आएगा, 5 × 10⁶ आएगा। तो ऐसे कर करके कुल मिला के मेरा क्या हो रहा है, मेरा अगर k 10⁹ है, तो मेरे टोटल कितने स्टेप्स लग रहे हैं, मेरे स्टेप्स लगेंगे इसी चीज को हम, क्योंकि बाइनरी, और देखो मैं आधा आधा लिस्ट को काटते जा रहा हूं, कि अगर 10⁵ हो गया, तो मैं 0 से लेके 10⁵ वाले सारे नंबर्स को इग्नोर कर दूंगा, या फिर 10⁵ से 10⁹ वाले सारे नंबर्स को, यानी एक साइड को मैं कंप्लीटली कट कर रहा हूं। तो यही चीज हम बाइनरी सर्च में भी करते हैं। तो इसी की वजह से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी अब आ रही है इस फंक्शन की जो हम लिखने वाले हैं, वो आ रही है ऑर्डर ऑफ के नहीं, ऑर्डर ऑफ के बजाय आ रही है ऑर्डर ऑफ लॉग के। ठीक है, अगर मैंने लॉग के टाइम पे चेक कर लिया कि कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, या बेसिकली मैं लॉग के नंबर्स को चेक कर रहा हूं, सारे नंबर्स को चेक नहीं कर रहा, लॉग के नंबर्स को चेक कर रहा हूं, और एक नंबर को चेक करने में तो अभी भी मेरे को ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगने ही वाला है। तो मेरी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी अब कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ एन लॉग के। एन कितना था, 10⁵ था, लॉग के कितना होगा, ठीक है, लॉग बेस 2 के करना है ना, लॉग 10⁹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेस 2, ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 29 इंटू एन मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि 29 इंटू एन अगर 10⁵ भी है, तो 29 या 30 मान लो, 30 इंटू 10⁵, या इसी को कह दो 3 इंटू 10⁶ स्टेप्स में मेरा काम हो जा रहा है, विच इज फार लेस देन 10⁹ या 10⁴। तो इसलिए ये काम कर रहा है। ठीक है, मैंने किस चीज पे बाइनरी सर्च लगाई, कि मेरे को जब एक बार नंबर की रेंज पता चल गई आंसर की, कि मिनिमम इतना है मैक्सिमम इतना है, तो मैं सारी वैल्यूज पर आंसर ना चेक करके ये चेक करूं कि क्या मैं इतना आंसर ला सकता हूं, और उसके हिसाब से अपना आगे का काम करूं। तो यही काम करने के लिए मेरे को दो चीज करनी है, एक तो बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करनी है, और दूसरा वो चेकिंग फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जो चेक कर रहा है कि क्या मैं इतना आंसर ला सकता हूं कि नहीं। तो इन दोनों चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट कर देते हैं, और फिर चेक फंक्शन एक बना देते हैं। ठीक है, पब्लिक के अंदर ही यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ बूल है, बुलियन रिटर्न कर रहा है चेक करने के बाद। ठीक है, पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नाम दे दिया मैंने, कि क्या ये नंबर बनाना पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल बनाना चेक करने के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा,
वेक्टर लॉन्ग 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 है क्या पावर्स, यस, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग्स एंड पावर्स, ठीक है। और पावर्स में मैं चेंज नहीं करना चाहता, तो कांस्टेंट वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग दे दूं चलेगा। कांस्टेंट वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग पावर्स, इस पावर्स को चेंज मत करो, बस इसको चेक करो और वैल्यू यूज करो इसकी, ठीक है। पावर्स को चेक करो और मैं इंट आर और इंट के तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है, कि इस रेंज के लिए और इसके लिए मेरे को बनाना है। और साथ में मेरे को एक वैल्यू भी देनी पड़ेगी कि कितना बना के, मतलब कितना बनाना है कि नहीं वो चेक करना है ना। तो इंट वैल्यू, ये चार पैरामीटर्स मेरे को इस फंक्शन को देने पड़ेंगे और ये फंक्शन मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिटर्न ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये फंक्शन काम करेगा इन पावर्स पे और चेक करेगा कि क्या उसकी वैल्यू मिनिमाइज वैल्यू मैं इस वैल्यू के इक्वल कर सकता हूँ कि नहीं। और फिर ये मेरे को एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। उस ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे मैं या तो राइट साइड की लिस्ट कट कर दूंगा या लेफ्ट साइड की लिस्ट कट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा बाइनरी सर्च के लिए लोअर बाउंड या अपर बाउंड दो चीजें होती हैं, ठीक है। लोअर बाउंड क्या हो गया मेरा, मिन पी और मैक्स पी, ठीक है। तो इसी को मैं यूज कर लेता हूं। अभी देखो क्या करना है, एक आंसर जो है, आंसर डिफाइन करना है। आंसर मेरा करेंटली कितना होना चाहिए, आंसर मेरा होना चाहिए कि मिनिमम पावर कितनी है, वही मेरा आंसर है फिलहाल। मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो जब तक मेरा लेफ्ट साइड में क्या है, मिनिमम पावर जो मैं बना सकता हूं इज लेस देन मैक्सिमम पावर जो मैं बना सकता हूं, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, या इसको इक्वल टू भी डाल देता हूं, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक क्या करो कि इसको ना मिनिमम पे चेक कर रहा हूं ना मैक्सिमम पे चेक कर रहा हूं, एक मिडिल वैल्यू पे चेक कर रहा हूं, ठीक है। जो मिडिल वैल्यू कैसे निकल रही है, मिनिमम पावर प्लस मैक्सिमम पावर, ठीक है, डिवाइड बाय टू, ठीक है। मिनिमम पावर प्लस मैक्सिमम पावर करने से क्या होगा कि कितना है, मान लो 10 टू द पावर, या 100 और 200 के बीच में हो, ठीक है। 100 और 200 के बीच में किसे चेक कर रहा हूं मैं, 150 को। तो मिनिमम पावर प्लस मैक्सिमम पावर 300 डिवाइड बाई टू, 150 पे जाके चेक करो कि क्या 150 बन सकता है। अगर बन सकता है तो इधर साइड चेक करो, अगर ये ही नहीं बन सकता तो इधर साइड चेक करने का कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट साइड चेक करो, ठीक है। ये हो गया। और हाँ, तो मिनिमम पावर मैक्सिमम पावर के लिए मिड निकाला। अब क्या करो, सिंपली इफ, ठीक है, इफ के अंदर सिंपली ये करो, क्या था पॉसिबल, अगर ये बनाना पॉसिबल है, क्या बनाना पॉसिबल है कि इफ पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल यूजिंग दीज पावर्स एंड क्या नंबर्स, आर कॉमा के, ठीक है, यूजिंग दिस पावर्स यूजिंग दिस रेंज एंड दीज मैनी ऑपरेशंस, अगर ये मिड की वैल्यू बनाना पॉसिबल है, इसी स्टेटमेंट को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं। इफ इट इज पॉसिबल यूजिंग दीज पावर्स दिस रेंज एंड दीज नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक दिस वैल्यू, अगर ये पॉसिबल है, मतलब आंसर अपडेट हो गया मेरा, ये आंसर अब मेरा इंक्रीज हो गया मिनिमम से, क्या हो गया मेरा आंसर इक्वल टू मिड, ठीक है। मिड मेरा आंसर हो गया, लेकिन अभी मेरे को स्टॉप नहीं करना है। अभी मेरे को अब देखो, अब मेरे को इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगेन वही एग्जांपल, 100 अंडू मारो, यस, ये एग्जांपल है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब मेरे को ये मिनिमम पॉसिबिलिटी इसको हटा के इसको सेट कर देना है 150 को। अब ये मेरी मिनिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी अब मेरी क्या हो गई, मिडिल वैल्यू, इस पे तो मैं चेक कर सकता हूँ, मतलब चेक कर चुका हूँ। तो मेरे को इसके नेक्स्ट यानी कि मिडिल वैल्यू +1 के लिए चेक करना है, तो मैं इधर आगे मूव कर जाता हूँ, ठीक है। अगर ये करना पॉसिबल है तो ही इसकी अगली वैल्यू पे चेक करना होगा। अब ये यहाँ से अगली वैल्यू के लिए कॉल नहीं करेगा, बट अगली वैल्यू और फाइनल वैल्यू को यूज करके एक नया मिड निकालेगा। और अगर यही पॉसिबल नहीं है, तो अब देखो इस बार मिन अपडेट हुआ, इसमें मैक्सिमम अपडेट हो गया, मतलब कि ये मिडिल वैल्यू अब मैक्सिमम है, क्योंकि यहां तक अगर फॉल्स आ गया तो मेरे को इसके इधर तक का ही केवल चेक करना है। तो इसका -1 अब मेरा मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अब मेरी है मिड -1, क्योंकि मैं मिड को चेक कर चुका हूं। ये हो गई मेरी बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट। और ये सर्च इंप्लीमेंट होने के बाद जो भी मेरा आंसर होगा वही मेरी मैक्स पॉसिबिलिटी की वैल्यू है। अगर मैं फिलहाल यहाँ से केवल फॉल्स रिटर्न करा दूं तब भी मे बी कोई एक केस वो वाला 4 वाला पास हो जाए।
हाँ, बेसिकली मैं जस्ट ये चेक करने के लिए कर रहा हूँ कि कुछ और एरर तो नहीं है। अच्छा, आंसर मैंने डिफाइन नहीं किया। आंसर क्या है? आंसर है, इसको लॉन्ग लॉन्ग कर दो। आंसर, ठीक है। आंसर इनिशियली मिनिमम पावर है, मिड डिक्लेयर नहीं किया है। लॉन्ग लॉन्ग आंसर कॉमा मिड, मिड भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये देखो ये जीरो वाला केस पास हो गया क्योंकि इसमें रेंज कुछ है नहीं। ठीक है, तो मेरा जो है क्या हुआ होगा कि इनिशियली पावर कैलकुलेट कर दी हर स्टेशन की, है ना। आगे शेयर तो हो नहीं रही, आगे शेयर नहीं हो रही, इसका मतलब कि कहाँ नहीं जाएगा मेरा कभी। मेरा मैक्स पावर और मिन पावर सेम ही आएगी। नहीं, मैक्स पावर कितनी हो गई? मिनिमम पावर है 4 + 3 7। ठीक है, वाइल मिनिमम पावर इज लेस देन मैक्स पावर, इसने हमेशा फॉल्स फॉल्स रिटर्न करके कर दिया। अब बेसिकली अब इसमें हमें, इसमें चेंज नहीं करना, अब हमें लॉजिक लगाना है इधर, ये पॉसिबिलिटीज पे। ठीक है, इन पॉसिबिलिटीज पे हमें चेक करना है कि क्या ये चीज पॉसिबल है भी कि नहीं। ठीक है, अब इसके लिए अभी देखो हमने किस चीज पे स्लाइडिंग विंडो लगाई थी? हमने स्लाइडिंग विंडो लगाई थी इसको पावर्स को क्रिएट करने के लिए। अब जब मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो मैं एक अलग तरीके से स्लाइडिंग विंडो लगाऊंगा। ठीक है, मैं कैसे स्लाइडिंग विंडो लगाऊंगा कि देखो मुझे कितना बनाना है, वो वैल्यू है मेरी मिड, मिड में थी, मिड से मैंने पास करी वैल नाम से। ठीक है, इस फंक्शन में, पॉसिबल फंक्शन में वो वैल्यू पहुंच रही है वैल नाम से। ठीक है, इंट नहीं, चलो इसको लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं क्योंकि हमने मिड को भी लॉन्ग लॉन्ग लिया। तो वैल्यू नाम से वो वैल्यू मेरे पास पहुंची। मान लो ये वैल्यू थी अभी 14। ठीक है, 14, और मेरे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं? इसी केस में देख लेता हूँ नंबर ऑफ ऑपरेशंस 4 और k इक्वल टू 4 है। ठीक है, k इक्वल टू 4 अब यूज होगा और रेंज तो यूज होगी ही होगी, है ना। अब मेरे को 14 बनाना है, यानी कि इसका हर एलिमेंट 14 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे को इसमें 14 से छोटा एक भी एलिमेंट मिलता है, मुझे उस पर कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 14 से छोटे क्या क्या दिख रहे हैं? ये 9 दिख रहा है, ये 13 दिख रहा है, ये 13 दोनों दिख रहे हैं 14 से छोटे, और ये 12 और ये 9 दिख रहा है 14 से छोटा। ठीक है, तो हम्म, मैं मेरे को आंसर नहीं निकाल रहा हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या मेरा आंसर 14 हो सकता है। ये फाइनल आंसर हो ये कंफर्म नहीं है, ये आंसर हो ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को 14 से छोटे जो जो भी नंबर दिखे, मेरे को पहले 9 दिखा, ये 14 से कितना छोटा है, यानी मैं इसमें कितना ऐड करके 14 बना सकता हूं। मैं 9 में क्या ऐड करूं कि 14 बन जाए? 5। क्या मैं 9 में 5 ऐड कर सकता हूं? नहीं, मतलब मैं 5 पावर स्टेशन और लगाने पड़ेंगे मुझे। मेरे पास अवेलेबल ही 4 पावर स्टेशन हैं, तो मैं 5 पावर स्टेशन लगा ही नहीं सकता। 14 के लिए ये फेल कर गया। 14 के लिए फेल कर गया तो मिनिमम आंसर मेरा 9 है, मैक्सिमम मेरा 14, मतलब 14 के लिए फेल कर गया। तो अब मेरे मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई? 13। अब मिड कैसे निकलेगा? 9 + 13 डिवाइड बाई 2, सो 13 + 9 इज 22, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 11। अब ये 11 के लिए चेक करेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू अपडेट होके यहाँ कितनी हो गई? वैल्यू हो गई 11। 11 के लिए चेक किया, 9 को 11 बनाने के लिए मेरे को +2 करना है और मेरे पास 4 अवेलेबल है, तो मैंने इसमें से 2 निकाल लिए। लेकिन इन 2 को मैं या तो इस पे रख दूं, ऑप्टिमली मैं कहाँ रखूं? ऑप्टिमली मैं चाहता हूं कि इसको कवर करते टाइम और भी कोई, अगर ये 13 भी छोटा है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसी जगह रख दूं कि ये 13 भी जो है मेरा 11 से, अच्छा नहीं 13 11 से तो बड़ा ही है, तो इसको मैं ऐसी जगह रख दूं। अच्छा, मान लो यहाँ के अवेलेबल होते ये 14 ही होता, तो मैं इसको ऐसी जगह रखता कि ये 13 भी 14 हो जाए, ये 9 भी 14 हो जाए, है ना। तो अभी इस केस में रेंज 4 है, मतलब ये 9 कहां तक की उठा सकता है? 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं इस 17 पे भी रख दूं तो भी ये 9 जो है मेरा 11 हो जाएगा। तो मैं इस 17 पे रखूंगा दो, इस 17 को अपडेट करके 19 कर दूंगा। उससे देखो क्या फायदा मिला कि ये 9 तो 11 हो ही गया, इस साइड के ये सब भी +2 हो गए, और इसके ये जो सबसे दूर मैंने ऐसे रखा कि इधर भी सबसे ज्यादा फायदा हो, इधर के भी अगले 4 नंबर +2 हो गए। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया। अब देखो 2 बचा, और मेरे को अगला नंबर जो मिला छोटा, अगला नंबर 11 से छोटा, ये वाला 9 मिला। अब देखो, अब इसके तो मैं 4 पोजीशन राइट में रख नहीं सकता, तो इसी पे रख देता हूं, इसी पे रख दिया।
इस 9 को भी 11 कर दिया, तो यस मैं आंसर 11 कर सकता हूँ। अब देखो, मैं आंसर 14 नहीं कर सकता, है ना, बट मैं आंसर 11 कर सकता हूँ। तो अब मेरे को 11 नहीं, अब मेरे को 12 और 13 में देखना है कि 11 तो मैं कर ही सकता हूँ आंसर, क्या मैं 12 या 13 में से कोई कर सकता हूँ? 12 या 13 में से मैं पहले 12 चेक करता हूँ। 12 चेक करने के लिए मेरे पास वैल्यू कितनी है? 4 है अगेन, ठीक है। तो 4 वैल्यू पे मैंने अब 12 से छोटे नंबर्स देखना शुरू किए कि 12, अरे यार इरेजर, हाँ, 12 से छोटे कौन कौन से नंबर्स हैं? ये 9 है, ये 9 है, ठीक है। इसको 12 करने के लिए मैं कहाँ प्लेस करूंगा और कितना प्लेस करूंगा? 9, 10, 11, 12, इसमें से 3 माइनस कर दिया, ये 1 हो गया। इसको मैं इस पे ना प्लेस करके इसके 4 आगे 1 2 3 4 ये 17 पे प्लेस करूंगा, ताकि ये तो कवर हो ही जाए। अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर होता 10, ठीक है, ये मैंने +3 किया, 17 को +3 किया, ठीक है, तो इसको +3 करने से अब यहां भी +3, ये 10 भी 13 हो गया और ये 17 भी अपडेट हो गया। तो मेरे को एक ही जगह पे वैल्यू डालने से ये नंबर और ये एक और छोटा नंबर कवर हो रहा है, तो इसलिए मैं उसको हमेशा उसके राइट साइड में प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही प्लेसिंग मैं करता हूँ और उसके बाद इसी चीज को हम बाउंड्री कंडीशंस को चेक कर लेंगे, ठीक है। और के को रिड्यूस करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज करेंगे। और अब देखो, इससे मेरे को क्या स्टोर करना है, एक और चीज। अब ये एरे तो यूज हो रहा है, मान लो कोई 2-3 नंबर लगातार ऐसे आ गए जहां पे मुझे प्लेस करने की जरूरत है। इसमें टेस्ट केस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। मान लो ये 10 था, ठीक है, मुझे इस 10 को 50 बनाना है, मतलब मेरे को 40 ऐड करना है, ठीक है। 10 भी नहीं, चलो इसको ले लो, 15 ले लो। मुझे इसे 50 बनाने के लिए या 15 भी नहीं, इसको ले लो, 45 ले लो। और मुझे इसे 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए मेरे को इसमें 55 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला नंबर आ गया 10, मुझे इसे 100 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 90 ऐड करना पड़ेगा। 55 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, तो 55 + 10 65 ही ऑलरेडी हो चुका है, मुझे 35 ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से मान लो लिस्ट है कि मेरे को जब मैं यहाँ पे हूं, ठीक है, तो मैंने कितना ऐड कर दिया? मैंने अगेन स्लाइडिंग विंडो यूज होगी, क्यों कहा? क्योंकि जब मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कुछ ऐड कर रहा हूं, तो वो वैल्यू यहां से लेके यहां से नहीं, यहां से लेके यहां तक अपडेट हो रही है। बट जैसे ही अब मैं कौन सी वैल्यू को चेक करता हूं, मान लो मैं इस वैल्यू को चेक करता हूं, तो इस वैल्यू पे जो यहां 17 पे ऐड हुआ था उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगर रेंज कम होती तो क्या होता? रेंज मान लो 1 की है, ठीक है, तो मतलब मेरे को 9 को इंक्रीमेंट करना है, तो मैं या तो 9 पे या तो 13 पे ऐड कर सकता हूं। मैंने 13 पे बहुत सारा इंक्रीमेंट कर दिया, +20 कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे अपडेट करना है किसी और को, तो मैं इस 13 किसी और को अपडेट करना है, मान लो ये 17 को अपडेट करना है, ठीक है। तो जब मैं 17 को अपडेट कर रहा हूँ तो 13 में जो इंक्रीमेंट किया था वो तो केवल 13 और 16 तक इफेक्ट दिखाएगा। तो इस कैरी को भी एज अ मूविंग सम में ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस कैरी को भी मूविंग सम ट्रीट करूंगा, तो जैसे ही कोई नंबर मेरा विंडो से बाहर निकल जाएगा, उतना कैरी भी मेरा विंडो से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इंप्लीमेंट करते हुए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पावर्स के ही साइज का मेरे को एक कैरी मैंने कहाँ कहाँ पे दिया है वो स्टोर करने के लिए वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं कह देता हूँ वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग कैरी कितने साइज का? वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग कैरी का साइज है पावर्स डॉट साइज, ठीक है। इस कैरी को मैं चेंज करूंगा, पावर्स में मैं चेंज नहीं करूंगा, लेकिन कैरी में मैं चेंज करूंगा। और 0 से इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। जितनी पावर्स उतने साइज का एक वेक्टर, ठीक है। और एक कैरी का मूविंग सम ले लेता हूं, मूविंग सम लॉन्ग लॉन्ग मूविंग कैरी। मूविंग कैरी को भी मैं यूज करूंगा। मूविंग कैरी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मूविंग कैरी को मैं कैसे यूज करूंगा? मैं जब भी कैरी में कुछ ऐड करूंगा तो मैं मूविंग कैरी को इंक्रीमेंट करूंगा, और जैसे ही मैं एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकल जाता हूं तो उतना मूविंग कैरी से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ट्रेवर्स में कहां से कहां तक कर रहा हूं, तो मैं इसी को उठा लेता हूं। इसी लूप को क्यों उठाया मैंने? देखो, 0 से ही ट्रेवल करना शुरू करेंगे, ठीक है। इफ आई ग्रेटर देन आर, ये मूविंग सम और इसको हटाओ फिलहाल, यही लूप मेरा यूज होगा। मैं पहले एलिमेंट पे गया, पहला एलिमेंट मेरा किससे छोटा है? वैल्यू से छोटा है, ठीक है।
तो हाँ, तो वैल्यू मेरे पास कहाँ है, इधर है। ठीक है, मैं किस एलिमेंट पे गया, उसको मैंने कह दिया लॉन्ग लॉन्ग सी यू आर, मेरा करंट एलिमेंट। ठीक है, तो जब मैं ट्रेवर्स कर रहा हूं तो करंट एलिमेंट मेरा है पावर्स का ith सिटी की पावर, मैक्सिमम पावर करेंटली कितनी है। ठीक है, अगर ये पावर वैल्यू से बड़ी है तो मुझे कुछ नहीं करना। इफ अच्छा और कैरी की अभी मैं बात नहीं करता हूँ, चलो सिंपल ये बात करता हूँ। तो अगर ये जो मेरी पावर है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन करंट, यानी कि मेरे को इस एक करंट और एक और ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी वैल्यू जो है वो करंट से छोटी है तो मुझे कुछ नहीं करना। यानी कि करंट एलिमेंट 13 है, मैं वैल्यू 11 के लिए चेक कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना मुझे। ठीक है, बट अगर ये छोटी है, ये 9 है, ये करंट वैल्यू, ये वैल्यू से छोटी करंट वैल्यू है, तो करंट अगर वैल्यू से छोटा है तो मुझे कहाँ प्लेस करना है, मैंने कहा उससे आर कदम आगे, कितने आई प्लस, आई पे चल रहा हूं तो आई प्लस आर पे प्लेस करना है। ठीक है, यानी कि अगर वैल्यू करंट वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, अब मुझे आई प्लस आर पे प्लेस करना है, तो मैं आई प्लस आर पे कब प्लेस कर पाऊंगा, देखना यही वाली कंडीशन, आई प्लस आर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये यहां पे रखा था कि मैं आई प्लस आर पे प्लेस कर दूंगा। किस चीज को प्लेस कर दूंगा आई प्लस आर पे, एक कैरी को प्लेस कर दूंगा। और कैरी को प्लेस करने से पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मुझे कितना कैरी देना है, नीडेड इक्वल टू वैल्यू माइनस करंट। इसका क्या मतलब है कि 9 को 11 बनाने के लिए कितने की नीड है, वैल्यू माइनस करंट, यानी कि 11 माइनस 9 यानी कि 2। ठीक है, नीडेड इक्वल टू वैल्यू माइनस करंट, तो उतना ही कैरी मैं कहां पे प्लेस कर दूंगा, इस 9 से मैक्सिमम ऑप्टिमम कदम आगे। ठीक है, कितना कदम आगे, 1 2 3 4 कदम आगे मैंने प्लेस कर दिया, यानी कि आई प्लस आर पे मैंने कैरी प्लेस कर दिया, कितने का, 0 था इनिशियली तो प्लस इक्वल टू कर सकता हूं, कितने का कैरी, जितने की भी मेरे को 9 को नीड है। ठीक है, 9 को इतना कैरी चाहिए था, 9 को इतना कैरी मिल गया। ठीक है, मूविंग कैरी में ऐड होगा क्या मेरा, यस, मूविंग कैरी में ऐड होगा, कितना, जितना भी मैंने कैरी दिया। लेकिन मैं ये कैरी कब दे पाऊंगा, मैं ये कैरी तभी दे पाऊंगा जब मेरे के की वैल्यू उतनी बची होगी, है ना। तो के की वैल्यू ही अगर 3 है, मुझे 5 कैरी चाहिए तो मैं नहीं दे सकता, तो वहीं पे आंसर फॉल्स हो जाना चाहिए। तो यहीं पे नीडेड कैलकुलेट हुआ। नीडेड कैलकुलेट करने के बाद अगर अगर मेरा जो के है, इफ के इज ग्रेटर देन नीडेड, यानी जितने की नीड है उतना मैं सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा हूं, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे की कुछ चीज करने की, कि यहीं पे पता चल गया कि भाई जब मैं इस 9 को ही नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ 11 तक, तो मेरे पास के ही नहीं बचेगा, तो ये अगले वाले 9 को मैं कैसे करूंगा। तो ये करने के लिए मैंने यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर दिया। अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या करो कि चेक करो, हाँ, अगर ये नहीं हो रहा है तो चेक करो कि लास्ट कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर आई प्लस आर एग्जिस्ट कर रहा है तो आई प्लस आर पे जो है प्लेस कर दो किस चीज को, आई प्लस आर पे प्लेस कर दो कैरी को। अगर आई प्लस आर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि बेसिकली आई प्लस आर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि मैं इस एलिमेंट पे हूं, तो इससे 4 आगे तो मैं कैरी नहीं लगा सकता, तो मैं इस केस में लास्ट वाले पे कैरी लगा देता हूं। ठीक है, एल्स अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कैरी कहां पे लगा दो, एल्स में भी इसकी जरूरत तो नहीं है तो ब्रैकेट हटा ही दो। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कैरी लगा दो, आई प्लस आर पे ना लगा के कैरी लगा दो पावर्स मैक्सिमम, लास्ट एलिमेंट क्या होगा इसका, पावर्स डॉट साइज, जितना भी इसका साइज है -1। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट पे कैरी लगा दो, प्लस इक्वल टू नीडेड। ठीक है, तो ये तो मैंने कैरी लगाया, अब इस कैरी को यूज करना है और इस कैरी को हटाना भी है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंच रहा हूं, तो मेरे को उस पे कैरी पहले तो यूज कैसे करना है और दूसरी चीज हटाना कैसे। ठीक है, तो हाँ, मान लो मैं 15 बना, अरे यार ये फिर शायद इंटरनेट की दिक्कत की वजह से जो है ये बार बार ऐसा हो रहा है। तो मान लो मेरे को अभी वैल्यू बनानी है कितनी, 15 बनानी है। ठीक है,
मैंने आखिरी कैरी लगाया था, यहाँ कहीं लगाया था आखिरी कैरी मैंने। ठीक है, तो वो मूविंग कैरी में अभी है। तो मैंने इसमें 20 बनाना है, मैंने इसमें +4 का कैरी लगाया था, उसने इन सबको सेटिस्फाई कर दिया है। अब देखो इस 13 को 20 बनाने के लिए मेरी रेंज इतनी ही है, लेकिन ठीक है, तो इस +4 को तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, या जस्ट अभी ये रेंज से बाहर निकला है, ऐसा कह देते हैं। ठीक है, जस्ट अभी ये +4 जो है रेंज से बाहर निकला है, तो जो भी मेरा मूविंग कैरी था उसमें से ये माइनस होना चाहिए। अगर मैं आई पे खड़ा हूं तो मूविंग कैरी में से क्या बाहर हो रहा है? जो भी मेरा आई माइनस आर -1 की आई माइनस आर, तो इन दोनों में से कोई एक मूविंग कैरी में से माइनस हो रहा होगा। अगर मेरी रेंज मान लो कितने की है, 3 की रेंज है, और मेरा आई है अभी 7। ठीक है, तो 7 6 5 4 तक तो मैं ले रहा हूँ, 3 मूविंग कैरी में से हट जा रहा है, तो आई माइनस आर, आई माइनस रेंज कितनी हुई, 3 रेंज हुई, तो 7 - 3 = 4, 4 नहीं हटा रहा मेरे को, उससे भी एक पीछे वाला यानी 3 हटाना है। तो आई माइनस आर माइनस वन को मेरे को हटाना है, तो आई माइनस आर माइनस वन एग्जिस्ट भी करना चाहिए। अगर पहले ही एलिमेंट की बाउंड्री के बाहर चले जा रहा हूँ तो मैं इसे नहीं हटा पाऊंगा। तो आई माइनस आर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये होना चाहिए। या फिर इस -1 को इधर ले जाऊं, तो आई माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये कंडीशन कह सकता हूँ। ठीक है, तो i-1, आई इसी को लिख लेते हैं, i-r-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये वैलिड पोजीशन है। तो उतनी वैल्यू को मूविंग कैरी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, लूप में घुसते साथ ही। ठीक है, पावर कैलकुलेट करने से पहले मैं ये चीज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो अभी समझ में आ जाएगा। इफ i-r-1, अगर ये चीज जो है, इफ i-1 r-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो मूविंग कैरी माइनस इक्वल टू, इस पोजीशन पे अगर कोई कैरी पड़ा है, अगर नहीं पड़ा है तो 0 पड़ा होगा, अगर कैरी पड़ा है तो उसको कैरी में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मूविंग कैरी में से। और अब इसी मूविंग कैरी को मैं करंट वैल्यू में ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मेरी करंट पावर जो है वो दो चीजों से मिलके बनी है, एक तो उसकी खुद की पावर कितनी है, और अगर पीछे से कोई कैरी ऑलरेडी मैंने कहीं पे प्लेस किया था, वो यहां तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो भी ऐड करना है। तो इसलिए मैंने ये जो है ये चीज करी। ठीक है, मूविंग कैरी में ऐड कर दिया, लेकिन मूविंग कैरी में ऐड करने से पहले उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इतनी चीज कर दी। ये आई माइनस आर की अब जरूरत नहीं है। हाँ, वही चीज हो गई, उसको आई ग्रेटर देन आर भी इसने लिख दिया था। ठीक है, तो आई गेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी तक मैंने क्या किया कि, और हाँ, देखो जब मैं क्या किया मैंने, कैरी देखा कि क्या पहले से कोई कैरी आ रहा है, उस कैरी को करंट पावर में ऐड किया। ठीक है, अगर करंट पावर में अभी भी वैल्यू जो है बड़ी है, मतलब और चीज की नीड है, अगर और नीड है तो उसे और दे सकते हैं कि नहीं, अगर नहीं दे सकते तो रिटर्न फॉल्स। अगर दे सकते हैं तो क्या करो कि दो उसे, दे के अब जब मैंने जितनी वैल्यू दे दी उसको, उसको मूविंग कैरी में ऐड तो कर दिया, साथ साथ के में से सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, कि मैं 4 पावर स्टेशन ऑलरेडी लगा चुका हूं, तो के में से 4 कम हो जाए। ठीक है, अगर ये मैं पूरा कर पा रहा हूं, मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ पूरे लूप में कि के इज ग्रेटर देन नीडेड, यानी कि जितने की नीड है उससे, इफ के इज लेस देन नीडेड, जितने की नीड है उतनी वैल्यू बची ही नहीं, तो फॉल्स रिटर्न होगा। अगर ये फॉर लूप पूरा चल गया, ठीक है, ये फॉर लूप अगर मैं कह रहा हूं कि पूरा चल जाए, मतलब कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, आई शुड चेंज माई वर्ड्स देयर। रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू का क्या मतलब हो गया कि हर वैल्यू को मैं सेटिस्फाई कर दे रहा हूं, मतलब मैं इस पॉसिबिलिटी को बना सकता हूं। आई गेस इतने से मेरा कोड जो है कंप्लीट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, अगर कोई बाउंड्री कंडीशन ना फंसे और कोई कंपाइल एरर ना आए। ठीक है, कंपाइल एरर कहाँ पे आया, 28, 28 लाइन पे क्या है, कैरेक्टर 28 लाइन 110, ओके, 110 तो है ही नहीं, क्लास सॉल्यूशन का कोई मैच ही नहीं। अच्छा, एक ब्रैकेट मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा लग गया है क्या, ये ब्रैकेट कहाँ लगा है, इस ब्रैकेट के साथ का कोई ब्रैकेट, अच्छा ये तो फॉर लूप का क्लोज है, तो एक और अरे यार रुक जाओ, सॉरी, इसके बाद में एक ब्रैकेट लगा के कोड को फॉर्मेट कर दो, तो देख लेंगे कि ब्रैकेट सही लग गए हैं कि नहीं।
ठीक है, रन करा के देखते हैं। तो कंपाइल एरर अगेन। ये फॉर लूप कहाँ क्लोज हुआ, ये ये कहाँ क्लोज हुआ, ये फॉर लूप क्लोज हुआ इधर। फॉर लूप के अंदर रिटर्न ट्रू नहीं करना है, फॉर लूप के बाहर मेरे को रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है, कि फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। फंक्शन के बाहर तो नहीं चला जा रहा है, नहीं फंक्शन के बाहर नहीं जा रहा है। अब ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर अगर कहीं पे भी मिल गया तो फॉल्स, अगर नहीं मिला तो ट्रू। अगेन कंपाइल एरर, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर एन एट्थ लाइन पे। ओके, यहाँ पे मैंने वो तो पास ही नहीं किया, तो यहाँ पे मेरे को पावर्स से ही साइज लेना पड़ेगा। पावर्स डॉट साइज, ठीक है, पावर्स डॉट साइज ले लिया। और कहीं पे मैंने यहाँ पे एन यूज किया है, इसकी जगह मेरे को फिर से क्या लेना पड़ेगा, पावर्स डॉट साइज ले लिया, रन किया। हम्म, फिर से कंपाइल एरर, यूज ऑफ कैरी। ओ, कैरी, कैरी, कैरी कहाँ है, वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग ये हुआ तो है डिफाइन, तो ये इसको क्यों नहीं ले रहा। CARY, ओके, कैरी की ही स्पेलिंग गलत लिखी है हमने। तो कंट्रोल H कर दो, CARRY कर दो। इसकी जितनी भी अकरेंसेस हैं, एक ही अकरेंस है, तो ठीक है। तो एक बार अब रन करके देखते हैं। आई गेस अब हो जाना चाहिए, यस एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, सबमिट मार के देखते हैं। एक्सेप्टेड, सो ठीक ठाक बीट रन टाइम के साथ हमारा एक्सेप्ट हुआ है। स्पेस को मोस्ट प्रोबेबली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कुछ करके, बट फिलहाल अभी जो है हार्ड क्वेश्चन में इतना कर दिया वो ही काफी है। तो बेसिकली हमने क्या क्या चीजें लगाई, एक बार अब शुरू से देख लेते हैं। सीधे इंटरव्यू वाली चीज डिस्कस कर लेते हैं, उसी में हो जाएगा। ठीक है, सो सर, the things that come into my mind are the following. First of all, seeing the constraint, it is very clear that I cannot manually set and increment each value to first calculate the initial power of each city is being provided, and then again when I need to find what is the maximized minimum power. So if I try to do it step by step, then it will definitely run into time limit exceeded error. So to avoid that, the following optimizations have came into my mind. First of them would be to use a sliding window to calculate the powers. The sliding window would be used in such a way because for every city it is a summation of its next R cities and its previous R cities. So I will keep a sliding window of size 2 into R minus 1, which will help me facilitate this using a single traversal. Secondly, once I have created the powers array, what I would do is that I will now know what is the minimum possible value, which is the which could be the answer, and it would be the minimum value in the powers array, and the maximum possible answer would be the minimum value from the powers array plus the provided value of k. So I have these two, lower bound and upper bound, and since I get the lower bound and upper bound, which could be in the range 0 to 10 to the power 9, it is optimal to apply a binary search in such a manner that if I get a lower bound and upper bound, I would check for the middle position whether it can be made using the provided constraints or not. If it can be made, then I will increment my answer, and then I will check again until I find the threshold where the true value converts into false, and that threshold, the true value, the last true value would be my answer, which would also be the maximum possibility which I can make using these constraints. Now to calculate or check this possibility, what I will do is I will keep a record of all the carries that I have created, and I will again use a sliding window to calculate a moving carry. And when I encounter a number which is less than the value I am trying to check the possibility for, if I encounter such a number, I will place my power station, new power station, at a position which can reach my current position, while also catering to maximum possible other stations, so that in minimum placement I can make the maximum number. Again, I will keep all the boundary conditions in mind, and I will only return true if my complete loop runs, which means that whenever I encounter a position, power position where
even after adding the previous carry, I am not able to satisfy that particular spot. I am not able to fulfill the value, make the power of that cell equal to the value. I would return false immediately, which means that only when this complete loop runs will my code return true, and if it returns false, I will move to the lower bound side. If it returns true, I will move to the upper bound side in the binary search. Finally, the maximum answer I get from the middle value would be my answer, and that is what I will return. The time complexity for this approach would be, for this possible function, it would be order of n plus r, and which is basically order of n again, because r and n have been provided as 10 to the power 5 maximum, and r is always less than n. So it is 2 into 10 to the power 5, or basically order of n. Now, for creating this initial powers array, it is again same order of n, and when I use this binary search technique, it is order of log of k. K is a big value, so log of k, and inside this log of k, I am checking multiple times for order of n. So it is basically log k times n, or n log k is my final time complexity. The space complexity, the maximum additional spaces I have used is this power array, which is of the same size as the stations, and this carry array, which is again of the same size as station. So my space complexity would be order of n, n being the length of the stations array. So that would be all. Thank you. तो इस तरह से मैं कुछ डिफाइन करूंगा. अब देखते हैं एडिटोरियल. So binary search plus difference array. Okay, we need to find maximum possible value of the minimum power supply. Binary search to determine the highest possible. ठीक है. तो binary search कैसे लगाई? ऐसे ही इसने कुछ लगाई होगी. डिफरेंस एरे क्या है? मैं जिस भी क्वेश्चन को एक्यूमुलेट करके या स्लाइडिंग विंडो से करता हूँ, ये उस क्वेश्चन को डिफरेंस एरे से करता है ना? तो ये मुझे देखना पड़ेगा. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log d, ठीक है, d इक्वल टू सम ऑफ स्टेशन प्लस के. ओके, ठीक है, तो n log k या n log d इसने कह दिया. सम ऑफ स्टेशंस, स्टेशंस कंप्लीट कितने स्टेशंस हैं? प्लस के. ओके, तो वो, हाँ ठीक है, तो सम जितना भी आ रहा होगा वो भी, अगर k की वैल्यू इनिशियली छोटी है बट सम ही बहुत ज्यादा आ जा रहा है, तो k से बड़ी फैक्टर जो है वो सम ऑफ स्टेशंस हो जाएगी लॉग में. ठीक है, तो कंप्यूटिंग डिफरेंस एरे टेक्स ऑर्डर ऑफ n टाइम, बाइनरी सर्च रन्स इन ऑर्डर ऑफ लॉग d टाइम. जो बेसिकली बाइनरी सर्च कहाँ से कहाँ तक चल रहा है वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है कि मैक्सिमम जो मूविंग सम है वो कितना आ रहा है, और या फिर k की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के सम से डिटरमाइन हो रहा है. तो इसलिए लॉग ऑफ k नहीं बोल के सम ऑफ स्टेशंस प्लस k बोला. ठीक है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंस एरे. ठीक है. द बाइनरी सर्च रन्स इन इतना टाइम. ओके, ठीक है. सो डिफरेंस एरे भी सिमिलर टेक्निक ही है. जो हम ये कर रहे हैं, पावर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो पूरा ना कैलकुलेट करके डिफरेंस एरे बना रहा है. सो आई विल लुक इनटू दिस अप्रोच कि ये डिफरेंस एरे एग्जैक्टली क्या होता है, और अगले क्वेश्चन में अगर ये आता है तो हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंस एरे से ही सॉल्व करें. फिलहाल के लिए द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. कल वाला क्वेश्चन मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पाया, हालांकि मैंने पाइथन में कर लिया था कल वाला क्वेश्चन, बट वीडियो नहीं बना पाया. सो आई विल ट्राई कि उसका भी मैं वीडियो जल्दी ही बना लूँ. ऑल्सो रिजल्ट ऑफ लास्ट स्लीट कोड कॉन्टेस्ट 1792 से 1800 के ब्रैकेट में हम घुस गए हैं. तो इस ब्रैकेट में अब हम आ गए हैं. 1750 से 1800 में थे पहले, अब 1800 से 1850 में आ गए हैं. बस 1850 क्रॉस करते ही हमें नाइट बैज मिल सकता है. तो 1850 क्रॉस करने के लिए हम कोशिश करेंगे जो बाई वीकली और वीकली कॉन्टेस्ट आने वाले हैं कल और परसों, उसमें पार्टिसिपेट करें. तुम लोग भी करना. ठीक है. सो दैट वुड बी ऑल आई गेस. और इसी के साथ आज का हार्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. मल्टीपल टेक्निक्स लगी तो अच्छा क्वेश्चन था. कि पहले हमें स्लाइडिंग विंडो यूज करनी पड़ी, फिर बाइनरी सर्च यूज करनी पड़ी, अगेन सर्च पैरामीटर के लिए फिर से स्लाइडिंग विंडो यूज करनी पड़ी. ट्राई करना, अगर तुम सर्च में बाइनरी वो जो कंटिन्यूअस जो कैरी है उसको तुम अगर स्लाइड नहीं करते, बेसिकली हर वैल्यू के लिए कैरी ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते, तो वो भी टीएलई देता. और उसने मेरे को टीएलई दिया भी था जब मैंने उसको पाइथन में किया था, तो इसलिए हमने ऐसे किया. आई गेस बहुत लंबा वीडियो हो गया, सो आई शेल स्टॉप नाउ. थैंक यू.